हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के तौर पर इसके संवैधानिक मुखिया माने जाते हैं। देखा जाए तो संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सिर्फ 3 योग्यताएं ही गिनाई गई हैं। पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो और तीसरा कि वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। लेकिन इन दिनों हमारे सियासतदान इसके लिए और भी तमाम तरह की शर्त बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नक्सलवादी सरेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं। हालात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी मांगों के आगे झुकती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। अगले घंटे भर के दौरान हम इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं 4 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश की। सत्तर के दशक में तमिलनाडु के किंग मेकर कहे जाने वाले, माफ कीजिएगा 60 के दशक में तमिलनाडु के किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज ने अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेसी संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की थी और इस कवायद के तौर पर 1 मैन 1 पोस्ट के सिद्धांत पर काम करते हुए वो कई आला मंत्रियों को वापस संगठन में लेकर आए। उस दौरान 6 केंद्रीय मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों को कामराज के इस प्रयोग पर अपने पद की पूर्णाहुति देनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से उसी ढर्रे पर है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 मंत्रियों ने एक साथ केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। ये मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, प्रवासी भारतीय मंत्री व्याला रवि और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर कामराज प्लान की वापसी हो रही है? और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री प्रदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं इस स्टूडियो में। हमारे अतिथि हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और हम उनसे चर्चा करने के दौरान तमाम जो आज की जो बड़ी खबरें हैं जो हम लोगों ने अभी गिनाई, राष्ट्रपति के चुनाव की और कामराज प्लान की और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी, तो वो ये बात करते हैं कि कैसे क्या और क्यों हो रहा है। आइए हम बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी से। प्रदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो हमारी जो खबर है हम उसी पे चर्चा करते हैं। ये कामराज प्लान जो है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी वापसी हो रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब ये मंत्री जो हैं वो अपने विवेक के आधार पर इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है या उन्हें कहीं से गाइडेंस मिला है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और आप इस्तीफा दें और संगठन में वापस जाएं? जी आज बात आई है कि 4 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देना चाहते हैं। ये कुछ नहीं, ये कांग्रेस का एक नया शिगुफा है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो 4 केंद्रीय मंत्री अपने पद छोड़ना चाहते हैं उनमें सबसे पहले अगर नाम लें हम सलमान खुर्शीद जी का। अगर सलमान खुर्शीद जी संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं, पहले ये देखिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने संगठन का क्या हाल किया। कांग्रेस नंबर 4 पर रही है और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लुईस खुर्शीद जी वो अपने चुनावी क्षेत्र में नंबर 5 पर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता संगठन को क्या मजबूत बनाएंगे जिनको जमीनी स्तर की राजनीति का कुछ पता ही नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में संगठन को कितना मजबूत बनाया या नहीं बनाया। सवाल इस बात का है कि अगर 4 मंत्री एक साथ इस तरीके की पेशकश कर रहे हो, कामराज प्लान के तहत 6 मंत्रियों के साथ 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 6 मुख्यमंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था और संगठन में उनकी वापसी हुई थी। और एक और खास बात है, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कामराज प्लान की संस्तुति थी। उसका बैकग्राउंड ये था कि 62 में हम चीन से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। उस समय संगठन को मजबूत करने के लिए कामराज ने यह प्लान दिया था जिसके तहत 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और 6 मुख्यमंत्रियों ने। अब अभी की जो बात है, अगर आप देखें तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार और यूपीए की सरकार बिल्कुल पिछले पायदान पर खड़ी है। आप अगर चुनाव के नतीजों की बात करें तो आप देख लें
कि कांग्रेस का कहीं कोई वजूद नहीं है। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, एमसीडी के चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल पीछे चली गई और अपने अधिकांश सीटों पर उसे लूज करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी तीनों जो एमसीडी हैं वो तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। तो अभी जो कांग्रेस की स्थिति है ये लगभग वैसे ही है जो 60 के दशक में, मध्य 60 के दशक में ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। क्या उस लोगों के आक्रोश को क्षणिक तौर से डाइवर्ट करने के लिए ये कामराज प्लान की शुरुआत हुई है, कामराज प्लान की वापसी हो रही है? प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हम कांग्रेस के नेतृत्व की तुलना 60 के दशक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कुछ नेतृत्व मजबूत था, लेकिन ये जो नेतृत्व है सब जानते हैं इस नेतृत्व ने क्या किया है। दिनेश त्रिवेदी जी का इस्तीफा ले लिया गया, उन्होंने बेचारे ने कुछ काम करना चाहा, उनको हटा दिया गया। रोज रोज प्रेशर डाला जाता है इनके ऊपर और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं दब जाते हैं, आज तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो चारों केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की बात चली है, ये कुछ नहीं, सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए इन मुद्दों से, भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन, इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ एक शिगुफा छेड़ा जा रहा है कि नहीं, अब हमारे केंद्रीय मंत्री अपना पद छोड़कर त्याग देना चाहते हैं। अरे कोई त्याग नहीं देना चाहता, त्याग ये केंद्रीय मंत्री नहीं देना चाहते, कुछ ना कुछ सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है ये। जी, तो जनता गुमराह इससे कैसे होगी? अगर मान लीजिए 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के वो संगठन में चले गए, इससे जनता कैसे गुमराह हो? जनता को ये इस तरीके से संदेश देना चाहते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, जबकि ये त्याग नहीं है। क्योंकि नहीं, ये तो त्याग अगर हो भी, चलिए मान लेते हैं कि त्याग हो, लेकिन इतने बड़े कांग्रेस पार्टी में 4 व्यक्तियों के त्याग से पूरे पार्टी की छवि कैसे सुधरेगी? तो या तो फिर त्याग है तो तमाम जितने मंत्री हैं वो भारत सरकार में जितने मंत्री बैठे हैं सभी को इस्तीफा दे दें, और सबसे ज्यादा त्याग हो कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस्तीफा दे दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ 4 मंत्री दे रहे हैं। इसी समय ये भी खबर आई प्रदीप जी, अगर आपने गौर किया होगा, कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है और वो कह रही हैं कि बहुत सारे मसले जो हैं उसे प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 10 जनपद और 7 RCR के बीच में आपसी कुछ मनमुटाव हो, मतभेद हो और उसको मैनेज करने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं मनमोहन सिंह पर एक तरीके से दबाव डालने के लिए? देखिए, ठीक बात है आपकी। सरकार कौन चलाता है ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। सरकार हमारी सोनिया गांधी जी चलाती हैं, मनमोहन सिंह जी एक पुतला प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं जी। तो ये चारों मंत्रियों के पीछे एक बात उठाने के पीछे अभी सिर्फ इन्होंने इस्तीफा देने की बात करी है। इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये भगवान जानता है, और इसकी गुंजाइश बहुत कम मुझको लगती है कि ये इस्तीफा देंगे। ये सिर्फ एक इन्होंने बात उठा दी जनता के बीच में मैसेज देने के लिए। इसमें सोनिया गांधी का ज़्यादा हाथ लगता है। हो सकता है सोनिया गांधी मैडम इन 4 मंत्रियों के काम से खुश ना हो, प्रधानमंत्री के काम से खुश ना हो, प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ऐसा करती हैं। ये सारी अंदर की बातें तो कांग्रेस के लोग ही जान सकते हैं, कांग्रेस के मंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन इसमें के कामराज के प्लान पर लौटने वाली बात मुझे कोई नज़र नहीं आती, क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास वैसी कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और ऐसा कुछ ये सामाजिक विकास चाहते भी नहीं है। जनता का कोई विकास नहीं चाहते और ना ही इनको ऐसा कुछ त्याग करना चाहते हैं जिससे कि 4 केंद्रीय मंत्री अपना पद छोड़ दें। प्रदीप जी, इसमें एक और खास बात है। ये खास बात है कि 22 मई तक संसद का सत्र चलेगा और जब बजट जब पास हो जाएगा, और अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक प्रदीप जी, ये हमारी कमर्शियल मजबूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लौटते हैं। ठीक है जी। फैशन के बदलते अंदाज या फिर हो मस्ती का आगाज, हम रखते हैं आपके स्टाइल का ख्याल। देखिए लाइफस्टाइल सिर्फ चैनल वन न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे।
देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तान रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नेटवर्किंग का पहला जाल, क्या होता है MLM, कैसे होती है ठगी, कौन करता है फ्रॉड, MLM कंपनियों की जालसाजी, एक बड़ा खुलासा जल्द ही सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 75 जिलों के बीच 20 करोड़ की आबादी, एक तरफ शामी अवध, एक तरफ सुबह बनारस, तहजीब के शहर में है बागों की रौनक, ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ख्वाबे पर पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, तौफीक मिलती मुझे कुछ इस तरह, काश अदा करता नमाज। देखिए नमाज जुमा हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। फिल्मी सितारे होंगे आपके साथ, कहेंगे अपने दिल की बात। हीरा माणिक शो हार्दिक हुंडिया के साथ मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। डांस और मस्ती, जीत का जज्बा मिलेंगे संग संग। नचले इंडिया डांस कंपटीशन ऑडिशन स्टार्ट। फैशन के बदलते अंदाज या फिर हो मस्ती का आगाज, हम रखते हैं आपके स्टाइल का ख्याल। देखिए लाइफस्टाइल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिस या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नेटवर्किंग का पहला जाल, क्या होता है MLM, कैसे होती है ठगी, कौन करता है फ्रॉड, MLM कंपनियों की जालसाजी, एक बड़ा खुलासा जल्द ही सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल। फैशन के बदलते अंदाज या फिर हो मस्ती का आगाज, हम रखते हैं आपके स्टाइल का ख्याल। देखिए लाइफस्टाइल सिर्फ चैनल वन न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिस या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नेटवर्किंग का पहला जाल, क्या होता है MLM, कैसे होती है ठगी, कौन करता है फ्रॉड, MLM कंपनियों की जालसाजी, एक बड़ा खुलासा जल्द ही सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। हम यहां न्यूज लाइन में बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के कामराज के प्लान की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी राष्ट्रपति चुनाव की, अगले होने वाले राष्ट्रपति की। भले ही राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति के पास कोई बड़ी ताकत ना हो, लेकिन जनतांत्रिक तौर पर यह पद बेहद गरिमामयी माना जाता है और लोकतंत्र का एक सिरा इस पद के साथ भी जुड़ा होता है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है राष्ट्रपति भी उसी की पसंद का होता है, लेकिन इस बार सरकार के पास जरूरी आंकड़ों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर तमाम छोटे बड़े दलों के बीच रस्साकसी तेज हो गई है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, आजकल सियासी गलियारों में ये लाख टके का सवाल है। सरकार और विपक्ष के पास अपने मन मुताबिक उम्मीदवारों को जिताने लायक संख्या नहीं है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शायद यही वजह है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे दौर के पहले ही दिन पर इसका खूब गहमागहमी देखी गई। कुछ नेता खुलकर इस पर अपनी राय देते नजर आए तो कुछ अपने पत्ते छुपाते रहे। कलाम साहब तो एक बार बन चुके हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को ही अपग्रेड करके उनको बनाना चाहिए।
नहीं, बहुत एक्टिव आदमी है, डायनेमिक है, बढ़िया से चलाए हैं। ये बता रहे हैं, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। He is able and competent. His performance is very best, so he may be upgraded. अभी इसके बारे में तो सोच समझ के ही मैं जवाब दूंगी, क्योंकि पहले उम्मीदवार का तो डिसाइड हो जाए कि कौन उम्मीदवार आ रहा है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं उन संभावित उम्मीदवारों पर जिनके सर पर आगामी राष्ट्रपति का तमगा टंग सकता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम फिलहाल इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। बेहद साफ सुथरी छवि के मालिक कलाम के नाम पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां राजी हो सकती हैं। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। उधर कलाम के जवाब में सरकार प्रणब मुखर्जी का नाम आगे कर सकती है। सरकार के संकट मोचक माने जाने वाले प्रणब दा तमाम दलों में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। इसके अलावा भी पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। सूचना क्रांति के जनक और प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रह रहकर राष्ट्रपति की रेस में दौड़ते और लड़खड़ाते नजर आते रहते हैं। बेहतर स्थिति यही होगी कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने जिस पर कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक कंसेंसस बन जाए। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया का निर्वाचन कई सालों के फंदे में फंसता नजर आ रहा है। सवाल कि राष्ट्रपति राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, सवाल कि राष्ट्रपति की योग्यता बड़ी हो या सियासी कद, और सबसे बड़ा सवाल कि राष्ट्रपति सरकार की पसंद का हो या विपक्ष का। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार और विपक्ष के बीच देश के प्रथम नागरिक के नाम पर कब और कैसे सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप मिश्रा जी, और सबसे पहला सवाल हम प्रदीप मिश्रा जी से लेते हैं कि एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार कौन हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। प्रदीप जी। देखिए, एनडीए ने तो पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को राष्ट्रपति बनवाया था जी, और उसके बाद फिर उनके टर्म को रिपीट करवाना चाहती थी एनडीए। तो इस बार भी अगर सभी राजनीतिक दल सहमत हैं तो एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आज़ाद हो सकते हैं। नहीं, कलाम साहब हो तो सकते हैं, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी के हवाले से ऐसी सुगबुगाहट आई थी कि भारतीय जनता पार्टी जसवंत सिंह को राष्ट्रपति देखना चाहती है। क्या अब वो ये बात नहीं है पार्टी में? देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए सभी दलों की सहमति होनी ज़रूरी है। तो हमारी इच्छा, हमारी पार्टी की इच्छा है कि कोई भी हमारी पसंद का उम्मीदवार बने। अगर हमें सहमति है तो जसवंत सिंह जी के बारे में भी हमारे पार्टी में विचार उठे हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीदवार हमारी तरफ से अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ये बात ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कलाम साहब इसके पहले जो राष्ट्रपति बने थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी उनके नाम पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन तब वो नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था जिस पे बाद में सहमति बनती चली गई थी। अब ये नाम पहले जब आया, शाहिद सिद्दीकी जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने ये नाम प्रपोज किया, इस नाम की पेशकश की, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा कि वो शाहिद सिद्दीकी साहब का अपना निजी उनकी राय हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कह दिया तो ये आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है समाजवादी पार्टी की। अब ऐसे में जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सहमति नहीं हो तब तक कलाम साहब तो मुझे नहीं बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास 30% मत है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तमाम पार्टियों को मिलकर लगभग 40% वोट है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक वो उनके बनने में अड़ंगा है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं
जैसे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसके पास 4% वोट है। लगभग ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी के साथ है। लगभग इसी के आसपास जो शरद पवार की पार्टी है उनकी पार्टी का है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कौन सा इक्वेशन यहाँ काम आएगा प्रदीप मिश्रा जी? देखिए, इक्वेशन तो राष्ट्रपति पद एक आदरणीय और एक बहुत सम्माननीय पद है, और इस पद पर एक सक्षम व्यक्ति ही होना चाहिए। पिछली बार की तरह नहीं कि कोई भी किसी को भी जिसको कोई नहीं जानता, जिसको जो सक्षम भी नहीं है। और आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के सचिव जुड़ गए हैं हरीश मिश्रा जी, और हरीश मिश्रा जी से हम सीधे सवाल पूछते हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है चैनल वन न्यूज पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अब ये बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या जो कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है? क्या लालू जी कह रहे हैं कि हामिद अंसारी को राष्ट्रपति प्रमोट कर देना चाहिए। उधर बात आ रही थी कि कलाम साहब जो हैं वो भी बन सकते हैं राष्ट्रपति। तो कांग्रेस का आधिकारिक इस पे मत क्या है? जी हरीश जी जब भी प्रधानमंत्री रहा या कांग्रेस पार्टी की जब भी लोकसभा और राज्यसभा में देश में बहुमत रही, तो हमने एक सद्भावना का मिसाल पेश किया है, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का लेके रहा हो, चाहे वो यानी जयंत सिंह जी का रह के रहा हो, या किसी भी राष्ट्रपति को हमने एक देश के सामने ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपति पेश किया है कि जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि का निखार देश ने देखा है। आप बिल्कुल एकदम भरोसा रखें, उम्मीद रखें, हम देश को जो भी राष्ट्रपति देंगे, जिसको लीडरशिप राष्ट्रपति की देश का नेतृत्व करने को मिलेगा, बहुत सुलझा, बहुत समझा, बहुत सद्भावना वाला, देश के पक्ष सोचने वाला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हरीश जी, आपकी बातों का यकीन भी है, निश्चित ही ऐसा होगा। लेकिन कैसे होगा? इसलिए कि जो गणित है वो गणित किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस अगर किसी व्यक्ति को देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि हम ठीक है, हम कुछ घटक दलों के साथ, हमारी सरकार है, हम घटक दलों के साथ समझौता करके हम आपस में एक दूसरे का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के सामने एक अच्छा, उस पर अब हमारा विचार चलना अपने घटक साथियों के साथ, चाहे आप ममता जी का नाम ले रहे थे या समाजवादी का नाम ले रहे थे, ये सब जिन लोगों ने हमको समझौता दे रखा है, जो आज सरकार में शामिल है, जो आज सरकार के अभिन्न अंग बने हुए हैं, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किसका नाम ऐसा दिया जाए जो देश के हित में, जनमानस के हित में और भारत के जनमानस का सेना नायक बनाने के योग्य हो, और एक अच्छी मिसाल हम देश को दे सके, जो कि हमें पूरे वर्ल्ड में मैसेज देना होता। दरअसल हरीश जी, ये हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस के पक्ष में 57% मत थे। इसलिए कांग्रेस जो भी उम्मीदवार को खड़ा करती या अपनी सहमति देती, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर, उसका कहीं से कोई विरोध नहीं होता और राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय था। लेकिन इस बार की चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसी वजह से ये बार ये बात हो रही है। क्या कांग्रेस पार्टी की सहमति कलाम साहब पे हो सकती है? एक बात मैं आपको निश्चित बताऊं, कलाम साहब पे यदि अगर सहमति होती है तो देश का सौभाग्य होता। कलाम साहब बड़ी साफ सुथरी राजनीति रही है, वो देश के प्रति बहुत अच्छे समर्पित राष्ट्रपति साबित हुए हैं। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं और नामों पर भी विचार कर रहे हैं, नई सोच पर भी विचार कर रहे हैं। 1-2 दिन आप इंतजार करें, इसका फैसला आपके सामने आ जाएगा। चलिए हरीश जी, हम ये इंतजार करेंगे, 2-3 दिन इंतजार करेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे, आपसे पूछेंगे। चैनल वन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिनों के बाद हम फिर जुड़ेंगे। वापस लौटते हैं प्रदीप मिश्रा जी के पास। प्रदीप मिश्रा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कलाम साहब पे सहमति बनती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी भी कलाम साहब के पक्ष में ही रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या ये तय माना जाए कि कलाम साहब फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं? जी, यदि कलाम साहब के नाम पर सहमति बनती है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाम साहब एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले
राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत ही सक्षम राष्ट्रपति रहे हैं जी। तो अगर इनके नाम पे सहमति बनती है तो आपत्ति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को कोई नहीं होगी। लेकिन यही है, मैं फिर कहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक सक्षम उम्मीदवार होना चाहिए, सक्षम कद का व्यक्ति होना चाहिए, जिसने कुछ काम किया हो, जिसका कुछ कद बड़ा हो और जिसके नाम पर सभी राजनीतिक दल आपस में सहमत हों। तो देखिए किस तरीके से बातें निकल कर आती हैं, किस तरीके से बातें चलती हैं। अगर कलाम साहब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। कलाम साहब के साथ एक और भी बड़ी अच्छी बात जुड़ी हुई है। सेना नायक होने के नाते कलाम साहब ने आसमान में भी उड़ानें भरी और खूब तेजी से उड़ानें भरी और पाताल में भी गए, सबमरीन में भी उन्होंने समुद्र की डुबकी लगाई। तो जो सेना नायक का जो कर्तव्य होना चाहिए अपने 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 सैनिकों के बीच में मिसाल कायम करना, कलाम साहब इस उम्र में भी उन्होंने वो मिसाल कायम किया और बहुत ही डट करके किया। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं, 6 साल करीब बीत चुका है। अब कलाम साहब की वो उम्र नहीं है। क्या राष्ट्रपति के लिए ये इस उम्र का होना उचित है? देखिए, उम्र के साथ फिजिकल फिटनेस का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जी। बहुत सारे लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं और 80, 85, 90 साल तक बहुत एक्टिव रहते हैं। तो उनको आप देखकर आपको पता लग सकता है कि वो फिजिकली और मानसिक रूप से बिल्कुल एक्टिव हैं और बहुत ही समर्थ हैं और किसी भी काम को करने में वो बिल्कुल समर्थ रहेंगे। जी। हामिद अंसारी के बारे में आपकी क्या राय है? हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति हैं और एडुकेशनिस्ट हैं और अगर उनका नाम आगे आता है राष्ट्रपति पद के लिए तो इस पे क्या सहमति बनने की गुंजाइश है? देखिए, अब ये देखना पड़ेगा कि उनका नाम कहाँ से आगे आता है, कौन आगे उनका नाम बढ़ाता है और उनके यूपीए के घटक दल उनको सपोर्ट करते हैं नहीं करते। ये सारी बातें अभी बहुत दूर की हैं, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना संभव नहीं है। जी प्रदीप जी, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा अलग हटके इसलिए कि क्या राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रेजेंट फॉर्मेट है, जो वर्तमान जो तरीका है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से राष्ट्रपति हमारे देश में चुने जाते हैं, क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ना हो करके डायरेक्ट इलेक्शन हो और हमारी देश की जनता डायरेक्टली राष्ट्रपति को चुने? हाँ, देखिए, एक नागरिक होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि जनता को अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है भारत का, जनमानस का, उसको चुनने का जनता को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अब हमारे संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में जिसको बदलना, जिसको चेंज करना शायद से बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो अगर ये ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये करना शायद संभव नहीं है अभी। जी, जितने नाम डिस्कस हो रहे हैं, जितने नामों पे चर्चा हो रही है, उसमें 2 नाम पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। एक शिवराज पाटिल और दूसरे जसवंत सिंह। ये दोनों बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं। वो हालांकि शिवराज पाटिल अभी राज्यपाल हैं और जसवंत सिंह जो हैं वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, एमपी हैं और वो सांसद हैं दार्जिलिंग से। लेकिन क्या ये दोनों नाम, आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति अगर होंगे तो ये कुछ नया काम करके दिखाएंगे? शिवराज पाटिल भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं और जसवंत सिंह भी भारत के मंत्री रह चुके हैं और बड़े तेज तर्रार मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, वित्त मंत्री के तौर पर। जी बिल्कुल। देखिए, शिवराज पाटिल जी और जसवंत सिंह दोनों ने बहुत अच्छा पिछली सरकारों में काम किया है। शिवराज पाटिल जी, जैसा आपने बताया, राज्यपाल भी हैं। तो अगर ये इनको मौका मिलता है, संख्या बल यदि साथ देता है और इनमें से भी कोई अगर राष्ट्रपति बनकर आता है तो बहुत काम करेंगे। जसवंत सिंह जी का कार्यकाल आप याद कीजिए, जब वो वित्त मंत्री थे, कितने आर्थिक सुधार उन्होंने लाने की कोशिश करी थी, कितने आर्थिक सुधार लाए थे एनडीए के कार्यकाल में। तो बहुत डायनेमिक लीडर हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं जसवंत सिंह जी। यदि जसवंत सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही सक्षम, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति बनते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही सक्षम राष्ट्रपति साबित होंगे। प्रदीप जी, इसी बीच में एक और बात आई, वो बात ये कि शरद पवार ने आधिकारिक तौर पे ये कहा कि राष्ट्रपति को गैर राजनीतिक होना चाहिए, यानी किसी गैर राजनीतिक पार्टी का ही उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना चाहिए। आपको
क्या लगता है कि राष्ट्रपति को गैर राजनीतिक होना चाहिए या राजनीतिक होने में भी कोई एतराज नहीं है? देखिए, राजनीतिक भी अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है और नहीं किसी को कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति में यदि व्यक्ति है तो उसको बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी की होती हैं जो राष्ट्रपति के तौर पर उनको करना होता है और समझना होता है। तो राजनीतिक अगर किसी को अनुभव है तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट ही है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए। उसको हमें किसी गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल, गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है उसको राजनीतिक अनुभव है तो ये देश के हक में है, देश के हित में है और देश की जनता के हित में है, उस व्यक्ति के भी हित में है। राष्ट्रपति के बाद अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सुकना के कलेक्टर का अपहरण हो गया, नक्सलियों ने उन्हें अपहरित कर लिया और अभी तक छोड़ा नहीं है। कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई का पेंच अभी और फंस गया है। नक्सलियों से बात करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मध्यस्थों के नाम सुझाए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बात करने के लिए 3 नाम सुझाए गए हैं और उन 3 नामों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्य सचिव रहा है, दूसरा व्यक्ति पूर्व मुख्य सचिव रहा है मध्य प्रदेश का और तीसरा वो वहीं से है लेकिन वो भी एक IAS अधिकारी है। अब सवाल इस बात का है कि नक्सली क्या इनके कहने से मान जाएंगे? इसी बीच में एक और भी खबर आ रही है कि एलेक्स पॉल जो हैं वो आस्थमा के मरीज हैं वो, और आस्थमा जैसे बहुत ही जो सेंसिटिव रोग है उससे वो ग्रसित है। नक्सलियों ने कुछ अखबारों को ये बताया था कि जो भी आए व्यक्ति उनसे बात करने के लिए वो आस्थमा की दवाइयां लेता आए। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ये एलेक्स पॉल जो हैं क्या होगा उनका और कैसे ये बातें होंगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी। और नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ की सरकार इन दिनों इससे खासी परेशान है। सुकमा के अगवा कलेक्टर की रिहाई के बदले नक्सलवादी उनसे अपनी शर्तों पर मोल तोल कर रहे हैं। अब झक मारकर सरकार को उनसे बातचीत की पहल करनी पड़ी है। इसके लिए 3 मध्यस्थों की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी निर्मला बुच, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी सुयोग्य कुमार मिश्र और बस्तर के पूर्व कलेक्टर ब्रह्मानंद शर्मा सरकार की तरफ से नक्सलियों से जोड़तोड़ करेंगे। नाम निकल के आए, उसमें से कुछ लोगों ने खंडन भी किया है, पर ठीक है, कम से कम चर्चा के लिए कोई नाम आगे बढ़ाए हैं, हम स्वागत करते हैं। हमने भी आज और कल 2 दिन में कोशिश की कि चर्चा के लिए सरकार की तरफ से मध्यस्थ में ऐसे लोग जिनकी तटस्थ भूमिका हो सकती है और चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कल और आज हमने 2 लोगों से चर्चा की। चर्चा तो बहुत लोगों से की, मगर 2 से हमने सहमति मांगी है और उन्होंने अपनी सहमति भी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और मनीष कुंजाम ने नक्सलियों से सहानुभूति जताते हुए मध्यस्थ बनने से इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण पहले से ही नक्सलियों के हिमायती रहे हैं और इस नाजुक मौके पर ही उनके बयान में इसकी झलक दिखाई दे ही गई। बदले में सरकार की भौहें तन्नी ही थी और ऐसा हुआ भी। जमीन बड़ी बड़ी खदान की कंपनियों को आदिवासियों से छीन कर देती जा रही है, जिसकी वजह से आदिवासियों को अपने एकमात्र जीवन के उससे वंचित किया जा रहा है। मैं ऐसे सिचुएशन में मीडिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी राय में कोई सिविलियन ऑफिसर को किडनैप करके और उसके बेसिस पर उसको हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट करना ये ठीक नहीं है। मेरी राय में माओइस्ट को अनकंडीशनली इस ऑफिसर को रिलीज कर देना चाहिए।
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों का बयान को आप ज़रूर पब्लिक में मत लाइएगा, क्योंकि दिस इज़ अ मैन हु स्पीक्स विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उतना ही जायज़ है तो वो जाए माओइस्ट के पास और बात करें। जो परिवार जिनके लोगों को किडनैप करे हैं, उनकी मन में क्या हो रहा है ये ज़रा भूषण जी समझें, मगर इतने नासमझ आदमी को क्या समझाएं। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच नक्सलवादी अपनी मांगों पर ज्यों की त्यों अड़े हैं। उनकी मांग है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट को फौरन बंद किया जाए, इलाके में तैनात सुरक्षा बल को बैरक में भेजा जाए और फर्जी मामलों में जेल में बंद 8 नक्सलियों को तुरंत रिहा किया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार अभी और कितना झुककर नक्सलियों की शर्तें मानती है और ये कोशिश कलेक्टर मेनन की रिहाई में कितनी मददगार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान प्रदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, इसमें जो 3 व्यक्तियों की जो टीम है जो सरकार ने जो आगे पेशकश की है जिनके नाम, वो उसमें एक बस्तर के पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, वो शर्मा जी। बस्तर ये इलाका है, जगदलपुर उसका हेडक्वार्टर है, और बस्तर और दांतेवाड़ा ये 2 इलाके हैं जो कि नक्सलियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर उस इलाके में इतने नक्सली क्यों पैदा होते चले जा रहे हैं और क्यों सरकार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है? आपको क्या लगता है, नक्सली समस्या कानून व्यवस्था की समस्या है या नक्सली समस्या ये सियासी समस्या है? देखिए, नक्सली समस्या जो है मुझे लगता है कि ये कानूनी समस्या है जी, सियासी समस्या नहीं है। और ओवरऑल अगर डेवलपमेंट शुरू से होता हमारा, जब से देश आज़ाद हुआ है तब शायद से ये सिचुएशंस नहीं आती, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं हो पाया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी रहा। लोग जो लोग शायद नक्सली बने वो लोग शुरुआत में गरीबी की वजह से बने, लेकिन उसके बाद वो राह भटक गए और अब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया हुआ है और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि आम आदमी के जीवन को खतरे में डालता है। जी, लेकिन जो आदिवासियों के साथ एक बड़ी बात ये रही है कि जो जंगल है और ज़मीन है और जो जल है, इन पर वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। अगर उनकी ज़मीन उनसे छिन जाएगी, ज़मीन पर बड़े बड़े खादान चलने लगेंगे, अगर उनकी ज़मीन पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलने लगेंगे, तो बेचारा आदिवासी जाएगा कहाँ, क्या करेगा? वो तो गुमराह होगा ही। जी देखिए, देश के विकास के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और ज़मीन पे यदि उनकी ज़मीन पर कुछ विकास किया जाता है तो उनमें उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आदिवासियों को ही मिलता है। उनको रोज़गार मिलता है और उनको शिक्षा मिलती है, जिससे वो अपने परिवार को डेवलप कर सकते हैं, अपने समाज को डेवलप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। और लेकिन उनके जो नेता हैं, जो उनके मुखिया हैं, उन्होंने उनको गुमराह किया हुआ है, छोटी छोटी बातों में उनको उलझाया हुआ है और इस वजह से गुमराह होकर उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और इस तरीके के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, रमन सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अभी कुछ दिनों पहले रमन सिंह ने नक्सलाइट समस्या से, नक्सलियों से निपटने के लिए एक वहां पर सरकारी नक्सलियों की एक फौज खड़ी की, जिसको सलमा जुडूम कहते हैं। आपको क्या लगता है, कितना सही निर्णय था ये, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था रमन सिंह को? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय था, क्योंकि जो लोग देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये देखने वाली है, सलमा जुडूम में बहुत सारे नक्सली हमारे साथ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रियल में जो नक्सली समस्या है वो वाकई में समस्या नहीं, वो समस्या नहीं है। वो सिर्फ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उस समस्या को उजागर किया हुआ है। कुछ लोग जो समस्या से त्रस्त थे, जो नहीं चाहते थे नक्सली बनना, वो सरकार के इस ऑफ़र में जुड़े इस जुडूम में, और उन्होंने फिर जो राह भटके हुए थे उनको भी सुधारने की कोशिश की। तो मेरा मानना है ये तो बहुत अच्छी पहल थी रमन सिंह जी की।
जी, ये सरकारी स्तर पर ये पहल होनी चाहिए थी या सामाजिक स्तर पर? क्योंकि इसके साथ परेशानी यही हो गई कि ऐसा लगा कि जैसे सरकार सलवा जुडूम को सक्सेसफुल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर ये सामाजिक आंदोलन के तहत ये सलवा जुडूम होता, सरकारी आंदोलन के अगर सामाजिक आंदोलन के तहत अगर जो नक्सली थे वो अपना नक्सल पंथ छोड़ के और जुड़ते अगर इधर सरकार के साथ, विकास के साथ और आम लोगों के साथ, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा उचित होता? देखिए, वही हुआ है, सामाजिक विकास करने की कोशिश ही की गई है और उन लोगों को जो लोग सलमा जुडूम में जुड़े, भारी संख्या में सलमा जुडूम में लोग जुड़े, उनका आर्थिक विकास भी हुआ, उनका सामाजिक विकास भी हुआ और ऐसे ही पेशकश सबको की गई, सबको वो सारी चीज़ें बताई गई कि आप जुड़िए, आपका सामाजिक विकास होगा और आप सबको डेवलपमेंट मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, ये नक्सलियों को गुमराह किया गया है, जो इनके नेता हैं उन्होंने उनको गुमराह किया हुआ है। उनको जो सही मुद्दे हैं, जो सरकार मुद्दे समझाना चाहती है, ये उनके नेता लोग उनको समझने नहीं देना चाहते, क्योंकि यदि वो जो आम जनता है, आम नक्सली है, वो उन बातों को समझ लेगा तो इन नेताओं का उल्लू कैसे सीधा होगा। तो उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको गुमराह किया हुआ है और सरकार जो सामाजिक विकास करना चाहती है वो उस बात को उन तक पहुंचने नहीं देना चाहते। जी, वो गुमराह किए हुए हैं उनके नेता, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर सरकारी अधिकारियों के अपहरण इस तरीके से हो रहे हों और उस अपहरण के बाद ब्लैकमेलिंग के तहत अगर हो कि हमारे 8 लोगों को आप छोड़िए और हमारे साथ ये समझौता कीजिए, आपके यहाँ ऑपरेशन ग्रीन हंट जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में उसको आप विड्रॉ कीजिए, तो ये एक तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है। और ये इसमें नक्सलियों को कम से कम सरकारी तंत्र के साथ छेड़छाड़ आप कीजिए, छेड़छाड़ ठीक है, लेकिन अपहरण, हत्या और इस तरीके की चीज़ें करने से न सिर्फ उनका आंदोलन कहीं से ये बाधित होता है, बल्कि उसकी बैड पब्लिसिटी भी होती है। क्या कहते हैं प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। ये बिल्कुल इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया हुआ है। अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। जिस विचारधारा से अपने आप को ये लोग प्रेरित बताते हैं, उस पूरी विचारधारा से ये लोग भटक चुके हैं। किसी भी सामाजिक विकास की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को अपहरण कर लेते हैं। अभी उड़ीसा में इन्होंने एक विधायक का अपहरण किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इनका डीएम का अपहरण कर लिया। तो ये तो पूरी एक अलग तरीके से अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं हथियारों के बल पर। तो ये इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि इनको ये दबे कुचले लोग हैं। तो मैं नहीं मानता ये बात सही है। इन्होंने बिल्कुल अत्याचार किया हुआ है, बिल्कुल लोगों को शोषित किया। प्रदीप जी, इसको टैकल करने के लिए, इस समस्या का निराकरण ढूंढने के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट शुरू नहीं की जानी चाहिए? क्या लोगों को इसको सेंसिटाइज नहीं करनी चाहिए? क्या लोगों को सही बात बताई नहीं जानी चाहिए? ये राजनीतिक पहल कितना हो सकता है और राजनीतिक पहल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक पहल तो मुझे लगता है राज्य सरकारें अपने लेवल पर काफ़ी करती हैं। वो नक्सलियों से बातचीत करती हैं और मध्यस्थ भी होते हैं जो नक्सलियों की समस्या समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, यह मैं मानता हूँ कि एक पहल होनी चाहिए काफ़ी बड़े पैमाने पर, और केंद्र सरकार को भी उसमें कुछ पहल करनी चाहिए। और जिन राज्य सरकारों में नक्सली समस्या है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में बैठकर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें कि कुछ ऐसे एजेंडाज वो लोग बैठकर डिफाइन कर पाएँ, जिसके थ्रू नक्सलियों की समस्या का समाधान हो पाए। किस तरीके से, क्या उनकी रियल समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है, किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है, ये एक पहल की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पहल के तहत ही केंद्रीय सरकार एनसीटीसी लाना चाह रही थी। एनसीटीसी पर फिर विरोध क्यों? एनसीटीसी पर क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? राज्य सरकारें क्यों विरोध कर रही हैं? अगर ऐसे ही समस्या को निपटाने के लिए एनसीटीसी की अगर परिकल्पना की गई है। देखिए, एनसीटीसी का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें राज्य सरकारों से सारे के सारे अधिकार छीनने की कुछ बातें हैं उसमें। तो यदि राज्य सरकार के अधिकार ही छीन ले जाएंगे तो राज्य सरकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो यही मैंने कहा कि कुछ डिबेट ऐसी शुरू होनी चाहिए जिसमें कि किसी का अधिकार न छीनने की बात हो।
किसी के अधिकारों का दमन करने की बात ना हो, रियल जो समस्या है सिर्फ उसके निराकरण की बात हो। तो इस तरीके की अगर कोई बात शुरू हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बहुत अच्छा होगा। ये सब अच्छी अच्छी बातें तो सभी कोई कर रहे हैं कि ये करें तो ऐसा होकर बहुत अच्छा होगा, लेकिन न तो केंद्र सरकार कोई काम कर रही है, ना ही नागरिक के स्तर पर भी कोई काम हो रही है। अभी आपने सुना प्रशांत भूषण जी ने कहा कि सिविलियन ऑफिसर को किडनैप नहीं करना चाहिए, उन्हें नक्सलियों को तुरंत छोड़ना चाहिए, और ऐसी स्थिति में वो उनके साथ किसी किस्म की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करते। जब ये बात है तो जो सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान हैं, वो इस बात को क्यों नहीं शुरुआत करते कि नक्सली समस्या से सेंसिटाइज करने के लिए राज्य सरकारों की मजबूरियों के साथ हम इसको सेंसिटाइज करें और आम जनता के बीच में इसे बताएं। देखिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सिविल सोसाइटी ने अपने आप को इस तरीके से देश के सामने पेश किया है कि वो देश की समस्याओं को समझते हैं, तो ये भी एक समस्या है, देश की समस्या है। अगर उनको ये ऑफ़र दिया गया कि आप मध्यस्थ बनिए तो उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था और उनको इस मामले में शायद से बनना चाहिए था, तो तभी वो अपने जो उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उस पर खरे उतर पाएंगे। नहीं, वो तो फिलहाल सिर्फ इसके खिलाफ आंदोलन होना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन होना है, लेकिन ये जो समाज में जो व्याधि है, जो समाज का जो रोग है, इस समाज के रोग को भी सिविल सोसाइटी अगर एड्रेस करती तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छी बात होती। आपको याद होगा प्रदीप जी, कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए, नक्सली समस्या को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आर्मी को छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे, ये क्या सही अप्रोच था? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं था जी, क्योंकि आप सिर्फ हथियारों के बल पर दमन करना और हिंसा करना और मार काट करना, ये एक सही बात नहीं है। बातें उनकी सुननी चाहिए, उनकी क्या वजह है वो सुन के, जिस तरीके से मैंने बताया, सभी को, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे कि उन लोगों को अपनी बातें हम समझा सके, उनकी बातें समझकर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस पर बातचीत, जिस पे डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए। नक्सलियों की बात हम सुने, हमारी बात नक्सली सुने, ये एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देश के स्तर पर ऐसा कंसेंसस हो, देश के स्तर पर अगर ऐसी बात हो तो बहुत अच्छी हो। फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करते हैं। इसे लिखा है सलीम अंसारी ने। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 के साथ। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए और हमसे जुड़े और इतने अहम राय आपने रखी। लेकिन जाने से पहले ये कविता जरूर सुनते जाइएगा। हम अपने कार्यक्रम के अंत में कविता सुनाते हैं जो कि देश की सियासी हालात पर टिप्पणी करते हैं। जी। मुझको सजाए मौत का धोखा दिया गया, मेरा वजूद मुझ में दफना दिया गया। बोलो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कहाँ गई, क्यों तुमको जिंदगी का तमाशा दिया गया। आंखों में मेरी सच में बचने की फिक्र में टीवी के स्क्रीन पे चिपका दिया गया। साजिश न जाने किसकी बड़ी कामयाबी है, हर शख्स अपने आप में भटका दिया गया। लहजे में सच का जहर उगलने का जुर्म था, मेरी बात को धूप में झुलसा दिया गया। फैशन के बदलते अंदाज,